हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज बहुत दिनों के बाद फिर से कॉम्बो क्लासेस पे क्लास लेना स्टार्ट किया हूँ। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स की, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे, फर्स्ट यूनिट को रिवाइज करेंगे। जिस चैप्टर का नाम होगा कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। इसमें हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बेस से स्टार्ट करेंगे और लाइन बाय लाइन, टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम टाइम में ये नया वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। एक बार आप इसको रिवाइज करके ही जाइएगा एग्ज़ाम देने। आई थिंक कि जितने भी दिन बचे हुए हैं इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करा सकें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा, चैप्टर का नाम जो है कूलॉम्स लॉ है। ठीक है, कूलॉम का नियम है, जिसमें पहला टॉपिक हम लोगों का होगा चार्ज, जिसको हम हिंदी में आवेश कहते हैं। आवेश की अगर बात करें तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आवेश की, चार्ज की कोई एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं होती। फिर भी हम अगर किसी बॉडी के ऊपर, किसी पार्टिकल के ऊपर, किसी सब्सटेंस के ऊपर या तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है या पहले से कम इलेक्ट्रॉन है, अगर पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है या पहले से कम इलेक्ट्रॉन है तो हम कहते हैं वो बॉडी चार्ज्ड है। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस के बेस पर, इलेक्ट्रॉन एक्सेस और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस पर हम बता सकते हैं कि कोई बॉडी जो है वो चार्ज है अथवा अनचार्ज है। किसी बॉडी के ऊपर जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है या कम इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी कि एक से दूसरे में चला जाता है या दूसरे से पहले में चला जाता है, तो कहा जाता है कि दोनों बॉडी चार्ज हैं। जिस बॉडी से निकल करके इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पर गया है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, उसको पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं। और जिसके ऊपर गया है, जो जिसने गेन किया है, जिसने एक्सेप्ट किया है, उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज के, नेगेटिवली चार्ज के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम क्या करते हैं, अपने पेन को लेकर के ऐसे रब कर देते हैं। रगड़ने के बाद जब हम इसको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल के पास या फिर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल या फिर छोटे छोटे पेपर के पीस के पास लेकर के जाते हैं, तो ये अपनी तरफ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है। इस बेस पे हम कहते हैं कि ये भी जब हमने इसको ऐसे बाल में रब किया, रगड़ा, तो इसके पास भी कोई ना कोई एक ऐसा नेचर आ गया, ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिसके वजह से ये क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को, पेपर के पीस को क्या कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। बात क्लियर है? चलिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा देख रहे थे हम कि वीडियो दिख रहा है कि नहीं। तो चार्ज की बात हम लोग कर रहे हैं। इसको सबसे पहले एक ग्रीक के साइंटिस्ट थे। कहाँ के साइंटिस्ट थे? ग्रीक के साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स था। ये लगभग 2500 ईयर एगो की बात है, ईयर एगो, है ना। 2500 साल पहले इन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा क्लू दिया था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं बताया था इन्होंने, थोड़ा सा बताया था। उसी के कॉन्सेप्ट को, उसी के थ्योरी को, उन्हीं के थ्योरी को बाद में चल करके एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था? विलियम गिलबर्ट साहब। ये जो है 1600 ईयर्स में इन्होंने जो है इसकी डिस्कवरी कर दी। यानी कि इन्होंने चार्ज के बारे में डीपली स्टडी किया। इन्होंने क्या किया, ग्लास रॉड को ले करके और ग्लास रॉड को सिल्क यार्न से रगड़ा या फिर कैट की लेदर को जो है अंबर से रगड़ा, और क्या देखा कि ग्लास रॉड को जब दूसरे पार्टिकल के पास, दूसरे सब्सटेंसेस के पास लेकर के जाते हैं तो ये अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करने लगता है। या फिर कैट की लेदर को या फिर सिल्क यार्न को या फिर अंबर को दूसरे मटेरियल के पास लेकर के जाते हैं तो या तो अट्रैक्ट करने लगते हैं या फिर रिपल करने लगते हैं। इस बेस पर इन्होंने चार्ज के बारे में डीपली स्टडी कर दिया, तो इसलिए डिस्कवरर ऑफ चार्ज जो विलियम गिलबर्ट को ही माना जाता है। देखो यहाँ पे
विलियम गिलबर्ट साहब को ही डिस्कवरर ऑफ चार्ज भी माना जाता है। इन्होंने 1600 ईयर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उसी समय में चार्ज की इन्होंने डिस्कवरी की थी, लेकिन ये बता नहीं पाए कि दो तरह का होता है, उनका नाम क्या रखा जाए, इनके बारे में इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन, कोई भी कैटेगरी, कोई भी नोमेनक्लेचर, कोई भी नेमिंग नहीं दिया। इसके बाद जो है एक अमेरिकन साइंटिस्ट आए। कौन आए? अमेरिकन साइंटिस्ट, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ये जो है 1750 में आए। किसने में आए? 1700 पीएम 1750 में आए और इन्होंने बताया कि चार्ज जो है एक तरह का नहीं बल्कि दो तरह का होता है। एक पॉजिटिव नाम रखा और दूसरे का नाम इन्होंने नेगेटिव रख दिया। यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने जो है गिलबर्ट की अधूरी चीज़ों को इन्होंने पूरा किया और बताया कि चार्ज एक प्रकार का नहीं, एक टाइप का नहीं बल्कि दो टाइप का होता है। कैसे बताया होगा इन्होंने? इन्होंने क्या किया होगा, मान लेते हैं दो ग्लास रॉड को ले लेते हैं और दो सिल्क के साथ रब करते हैं, फिर ग्लास को ग्लास के पास लाते हैं। क्या देखा कि ग्लास रॉड जो है दूसरे ग्लास रॉड को धक्का देकर के दूर भगाने लगता है, उसको मारने दौड़ने लगता है, उसको रिपेल करने लगता है। उसी तरह से सिल्क यार्न को धक्का देने लगता है। इस बेस पे कहा कि नहीं, और फिर क्या किया, ग्लास रॉड को सिल्क यार्न के पास लेकर गया, अट्रैक्ट कर गए, दूसरे को भी लेके गया, अट्रैक्ट कर गए। लेकिन क्या देखा कि जब सेम तरह के मटेरियल को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, क्लोजर लाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं, अफेक्ट करने लगते हैं, रिपल करने लगते हैं। इस बेस पर इन्होंने कहा कि नहीं, चार्ज जो होता है सिंगल नेचर का नहीं होता बल्कि कितने नेचर का होता है? डबल नेचर का होता है। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए फिर हम लोगों का आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में आवेशों का क्वांटीकरण भी कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोगों ने हिंदी में कह दिया क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। इसके लिए बताया इन्होंने कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है या दूसरे से जब पहले बॉडी में जा रहा है, तो जब भी जाएगा तो या तो एक जाएगा या दो जाएगा या तीन जाएगा या चार, यानी कि जब भी जाएगा तो इसका अमाउंट जो होगा एक परफेक्ट नंबर होगा। इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज एनी बॉडी ऑन एनी बॉडी इज an integral multiple of elementary charge। बात क्लियर है? यानी क्या बताया कि किसी भी सिस्टम के पास, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, किसी भी बॉडी के पास जो टोटल नंबर जो अब चार्ज होगा वो एलिमेंट्री चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी क्या कहा इन्होंने, Q इक्वल टू एन ई, वेयर एन क्या है? एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, जब भी होगा तो एक परफेक्ट नंबर ही होगा। और यहाँ पर जो ये ई देख रहे हैं, ये इसको क्या कहते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। इन्होंने क्या कहा, किसी भी सिस्टम के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो एलिमेंट्री चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एक परफेक्ट मल्टीपल होगा। यानी कि Q इक्वल टू एन ई ने एक फार्मूला दिया, इन्होंने एक फार्मूला दिया जिसके हेल्प से हम किसी भी सिस्टम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ है, हम इसकी वैल्यूज को आसानी से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो यहीं पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगर कहा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहा जाए? क्वेश्चन अगर लिख लिया जाए, एक क्या कहा जाए? क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ मेनी number of electrons
इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, कूलम्ब जो यूनिट है वो किसका यूनिट है? चार्ज का यूनिट है। ये ध्यान देने वाली बात है, पिछले वाले टॉपिक में हमने बताना भूल गया था। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा? कूलम्ब होता है। और क्या दे रहा है? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी Q की वैल्यू दे दिया हम लोगों के पास 1 कूलम्ब। हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। N की वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है कि N की वैल्यू कितनी होगी 1 कूलम्ब चार्ज में। 1 कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये हमें कैलकुलेट करके बता देना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले फार्मूले को यूज करेंगे और आराम से हम लोग क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करके बता देंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले फार्मूले का मतलब क्या होता है? हम करेंगे यूज Q इक्वल टू NE। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? Q बाई E। Q की वैल्यू हमारे पास है 1 और E की वैल्यू हमें पता है। E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो 1 अपान कितना? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 1 इंटू 10 टू पावर 19, नीचे से माइनस 19 गया ऊपर तो प्लस में कन्वर्ट हो गया और नीचे हो गया 1 अपान 1.6। इसको फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट यहां से हटाएंगे, मतलब 10 से नीचे ऊपर क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा 10 और इंटू 10 टू पावर 19 और अपान कितना हो गया? 16। इसको आगे और बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? 100। इसका एक जीरो हम इसके साथ ले रहे हैं इसमें, तो ये कितना हो गया हम लोगों का? 10 टू पावर 18 हो गया और ये रह गया 16 नीचे। 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16 और 2 50 100, 2 4 जा, है ना, और ये 225। तो ऊपर हमें क्या मिल गया? N की वैल्यू N इक्वल टू हमें मिल गया बेटा कितना? 25 इंटू 10 टू पावर 18 डिवाइडेड बाई कितना मिल गया? 4, है ना। 4 को जब डिवाइड करेंगे, 25 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या करेंगे? 25 4 4 6 जा 24, बच गया 1, है ना। क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया। अब क्या करेंगे? पॉइंट बढ़ा के 0 लगाएंगे तो 4 2 जा 8, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। 0 बढ़ा के 4 5 जा 20, यानी कितना आ गया बेटा हम लोगों का? आ गया हम लोगों का 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल 1 कूलम्ब चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को कंटेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोगों का आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद। क्वांटाइजेशन के बाद आता है हम लोगों का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कहीं या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, बाद में नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर इसको इरेज करते हैं। है ना। क्या आता है हम लोगों के बाद दूसरा? अभी हमने टॉपिक कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है ना, यानी स्थिर वैद्युत बल जिसको कहते हैं हिंदी में, स्थिर वैद्युत बल। तो क्या कहते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिख भी देते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज is called as इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दो चार्जेज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स कहते हैं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आखिर अट्रैक्शन और रिपल्सन इन दोनों का सेंस कहने का मतलब क्या। चार्ज तो सेम ही होंगे, या तो प्लस में या तो माइनस में, या फिर प्लस माइनस दोनों होंगे। तो इनके बीच कब रिपल्सन होगा और कब अट्रैक्शन होगा। अगर लाइक चार्जेज हैं, लाइक का मतलब क्या होता है बेटा, दोनों या तो प्लस प्लस हो या फिर दोनों क्या हो, माइनस माइनस हो, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव लगेगा। क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर अनलाइक चार्जेज हैं, अनलाइक चार्जेज में क्या आएगा, एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यानी एक दूसरे को क्लोज लाएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। कब के कंडीशन में, जब एक प्लस और दूसरा माइनस होगा। और एक दूसरे को दूर हटाएंगे कब के कंडीशन में, जब एक दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा। बात क्लियर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने कहा कि दो चार्जेज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है उसी को हम कहते हैं, उसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से। अट्रैक्शन कब होगा, जब नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे यानी कि अनलाइक चार्जेज होंगे। रिपल्सन कब होगा, जब दोनों सेम टाइप के होंगे, दोनों प्लस प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस माइनस हो सकते हैं। इसके बाद जो है, अभी हम लोगों ने कहा कि दो चार्जेज हैं, इनके बीच फोर्स लगता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आखिर कितना लगता है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, कितना लगता है। इसको डिटरमाइन करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए कुलाम नाम के साइंटिस्ट ने, जिनका नाम कुलाम था, एक साइंटिस्ट थे, कुलाम नाम के साइंटिस्ट ने एक फार्मूला डिराइव किया, एक फार्मूला डेवलप किया जिसको हम लोग कुलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं। और उसी फार्मूले के हेल्प से दो चार्जेज के बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा उसको हम आसानी से कैलकुलेट करके बता देते हैं। यानी कि दो चार्जेज अगर जो हैं, ये मान लेते हैं दो चार्जेज हमारे पास हैं, एक को Q1 कह रहे हैं, दूसरे को क्या कह रहे हैं, Q2 कह रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं कि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर ये सेपरेट है, इनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगी। तो ये एक दूसरे पर फोर्स जो एक्सपीरियंस करा रहे हैं, एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो फोर्स कितना आखिर होगा, ये इस पर कितना फोर्स लगाया होगा या ये इसको कितना फोर्स लगाया होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए कुलाम ने एक फार्मूला दिया जिसको कुलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कुलाम्स लॉ है। कुलाम्स लॉ हेडिंग हमने पहले से लिख रखा है, चैप्टर का नाम भी हम लोगों का कुलाम्स लॉ। तो कुलाम्स लॉ में अगर बात करेंगे कुलाम्स लॉ की, तो कुलाम्स लॉ में क्या कहा था कि दो चार्जेज के बीच कितना फोर्स लगेगा उसके लिए इन्होंने फार्मूला ड्राइव किया। तो क्या कहा, द फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर्स। दो फैक्टर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर दो चार्जेज के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है। पहला क्या बताया कि फोर्स जो होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज। यानी कि दो चार्ज, एक यहां चार्ज कह दिया और दूसरा चार्ज यहां कह दिया, पहले का नाम इन्होंने Q1 कहा, दूसरे का अमाउंट इन्होंने Q2 कहा, एक दूसरे से जो है r डिस्टेंस पर ये सेपरेट है। यानी कि एक दूसरे के बीच की जो गैपिंग है, इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है, डिस्टेंस है, वो कितना है, r है। तो क्या कहा कि जो फोर्स है, फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो फोर्स जो होगा वो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज अधिक होगा, जितना चार्ज ज्यादा होगा, जितना चार्ज की वैल्यू अधिक होगी, उतना ही ज्यादा वो फोर्स एक्सपीरियंस कराएंगे, एग्जर्ट कराएंगे। इसके लिए क्या कहा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेज, बिटवीन द टू चार्जेज, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज। यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी Q1 Q2 को अगर बढ़ाते हैं तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा, अगर Q1 Q2 को घटाते हैं तो फोर्स भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सेकेंड क्या बताया इन्होंने कि F इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²।
इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों चार्ज को पास पास रखते हैं तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और दोनों चार्ज को अगर दूर दूर कर देते हैं तो फोर्स कितना लगने लगेगा, कम लगने लगेगा। बात क्लियर है? यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन डिस्टेंस, द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स कम होगा और डिस्टेंस घटाएंगे तो फोर्स ज्यादा होगा। इन दोनों को एक साथ जब लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिखा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो इन्होंने एक कांस्टेंट K लिखा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K को क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। के का क्या नाम है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर एक मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। एयर या वैक्यूम की बात करें, एयर या स्पेस की बात करें तो के की वैल्यू 1 रखते हैं, बाकी के लिए हम अलग अलग रखते हैं। अगर मेटल आता है तो ग्रेटर देन 1 रखते हैं, अगर नॉन मेटल आता है तो लेस देन 1 रखते हैं। लेकिन एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू हमें कितना रखना है? 1 रखना है। इसी फार्मूले को इन्होंने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के फॉर्म में भी लिखा। क्या लिखा? F इक्वल टू क्या लिखा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि ये एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। एप्सिलॉन नॉट का नाम इन्होंने क्या दे दिया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू इन्होंने कहा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? आराम से हम इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे अगर बात किया जाए तो इस फॉर्म में भी हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं। अगर इसी फार्मूले को, कूलम्स लॉ को, कूलम्स के फार्मूले को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R कैप। क्या लिखेंगे बेटा? R क्यूब R कैप। बात क्लियर है? इस फॉर्म में हम इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिख लिया। इसके बाद हम लोगों का आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या आता है बेटा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 11th में एक चैप्टर आया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करके, जो कि आप लोगों ने वेव एंड ऑसिलेशन में पढ़ा था, जिसको आप लोगों ने वेव एंड ऑसिलेशन में जाकर के पढ़ा था, और वहां जाकर के बहुत क्लियरली बताया गया था कि आखिर होता क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबको ऐड कर दो, जितने भी फोर्सेस हैं उन सबको ऐड कर दो। यानी कि जो हमारा टॉपिक आ गया वो क्या आ गया? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ गया। या उसी को अगर देखा जाए तो अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। चलिए देखते हैं उसको भी, आखिर होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। क्या लिखेंगे हम लोग? इलेक्ट्रो फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। ठीक है, हमें क्या करना है? बहुत सारे चार्ज हैं, मान लेते हैं n चार्जेज हैं, उनके थ्रू हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं। एक हम क्या करेंगे? एक चार्ज ले लेंगे जिसका नाम हम लोग कहेंगे Q1 है। एक चार्ज हो गया Q1 है, और बहुत सारे चार्ज जो है मान लेते हैं यहाँ पर Q2 रखा है, यहाँ पर Q3 रखा है, यहाँ पर Q4 रखा है, यहाँ पर Q5 रखा है,
यहाँ Q6 रखा है, यहाँ Q7 रखा है, और यहाँ जो है रखा है Qn। कितना रखा है? Qn। बहुत सारे n की वैल्यू 10, 20, 50, 100, करोड़ों, लाखों भी हो सकता है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। n की वैल्यू अगर कहेगा कि 10 चार्जेस के थ्रू आप कैलकुलेट करिए, 10 ठो चार्ज है उसके थ्रू आप फोर्स कर, तो क्या करेंगे? Q1, Q2, Q3 से लेके Q10 तक लिखेंगे। बात क्लियर है? एक बात और समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। हो सकता है कि अभी तो हम लोगों ने हर जगह कोई साइन नहीं लिखा, तो हो सकता है कि सारे पॉजिटिव हों, एक आध ठुट को नेगेटिव कर लेते हैं। मान लेते हैं ये नेगेटिव है, ये क्या मान लेते हैं? ये नेगेटिव है। ठीक है, अब समझते हैं ये पॉइंट O पर रखा है, Q1 कहाँ पे है? O पे। तो क्या देख रहे हैं कि ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, सब एक दूसरे, सब जो है जितने भी इसके चारों तरफ चार्जेस दिख रहे हैं सभी Q1 पर फोर्स लगाएंगे, भले वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, लगेगा Q1 पर ही, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनके बीच का डिस्टेंस लेट कर लेते हैं R12। क्या लेट कर लेते हैं? R12। उसी तरह से 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना? R13। 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस R14। 1 और 5 के बीच का डिस्टेंस R15। R15 बाइक आ गई ना। उसी तरह से R17, R16 और यहाँ पे R1n, यानी कि सबकी जो डिस्टेंस 1 क्यों लिख रहे हैं? R1 हर जगह लिख रहे हैं, R15, R13, R14, R16, R1n, यानी कि सबकी जो डिस्टेंस है वो किससे है? 1 से, फर्स्ट चार्ज से डिस्टेंस है, पॉइंट O से डिस्टेंस है। इस वजह से हम लोगों ने R1, R2, R1, R12, R13, R14 ऐसे लिखा है ना। क्लियर? चलिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले Q1 और Q2 के बीच का फोर्स निकालेंगे। तो बीच का डिस्टेंस का 1 और 2 के बीच का फोर्स निकालना है, इस वजह से हम कहेंगे F12। क्या कहेंगे? F12। और कूलम्ब्स लॉ यहां पे यूज कर देंगे, तो क्या आएगा हम लोगों का 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R1 स्क्वायर, R12 स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर देखा जाए F13 के बीच का, पहले और तीसरे के बीच का देखा जाए, तो क्या मिलेगा? 1/4πε0 के Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ को हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग देखा जाए F14 निकाला जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? 1/4πε0 के Q1 Q4 अपान R14 का स्क्वायर। इसी तरह से F15 निकाला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 के Q1 Q5 अपान R15 का स्क्वायर। एक प्रॉब्लम है कि ये जो Q5 हमारा है वो माइनस में है, तो यहाँ हम माइनस रखेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे? -Q5 माइनस, यहाँ देख रहे हैं कि Q1 प्लस में है और Q5 जो है माइनस में है, मतलब कि यहाँ अट्रैक्टिव होगा और बाकी सब में कौन सा फोर्स लगा होगा? रिपल्सिव लगा होगा। बात क्लियर है? चलिए, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 Q1 Q5 अपान R15 का स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से निकाल लेते हैं हम F1n की वैल्यू, F1n की वैल्यू निकाल लेते हैं, आराम से निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 1/4πε0 के Q1 Qn अपान R1n का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतना हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा काम आसान हो गया, सभी के थ्रू हम लोगों ने फोर्स निकाल लिया। अब क्या करेंगे? टोटल फोर्स निकालेंगे। तो F निकालेंगे, तो F क्या नहीं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस, यानी जितने भी फोर्सेस हैं उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। जो नेट फोर्स होता है वो सभी फोर्सेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है, यानी कि F इक्वल टू क्या मिल जाएगा? F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस डॉट 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 प्लस F1n, है ना। चलिए देखते हैं, इन सब में F12 F13 सब में कॉमन क्या देख रहे हैं कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये सब में कॉमन है, ये
है ना। तो क्या लिखेंगे, F इक्वल टू 1/4πε0 के, ये कॉमन हो गया। साथ ही साथ क्या देख रहे हैं, Q1 इसमें भी है, Q1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में Q1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 ना कॉमन करके क्या कर देंगे, Q1 को भी हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा हम लोगों का, यहां देख रहे हैं Q1 निकल गया, ये निकल गया, क्या बच गया, Q2/R12 का स्क्वायर, Q2/R12 का स्क्वायर प्लस Q3/R13 का स्क्वायर प्लस Q4/R14 का स्क्वायर माइनस, अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पर माइनस है, और माइनस Q5/R15 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Qn/R1n का स्क्वायर। इसी को क्या कहेंगे, दिस इज द फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। और इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल को, कि जो नेट फोर्स है सभी फोर्सेस के इंडिविजुअल ऐड के इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है, सभी अलग अलग फोर्सेस के सम के इक्वल। देखो अलग अलग फोर्स सबका अलग अलग निकाले हैं, फिर ऐड कर दिए, तो इसी को क्या कहेंगे हम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहेंगे। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है हम लोगों का, इलेक्ट्रिक है ना। नेक्स्ट क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो है तो एक स्पेस होता है, रीजन होता है, एरिया होता है। किसी चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जिसमें उसके फोर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे हम लोगों के रेंज की बात करें तो हम लोगों का हाथ ही जितना फैल सकता है अपने चारों तरफ ऐसे आगे पीछे, उतने में ही अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको आसानी से ले सकते हैं। अगर इस रेंज से हमारे हाथ से दूर होगा, जैसे हमारा कैमरा अभी दूर है, कैमरे को हम चाहें तो हाथ से भी नहीं ले सकते। हमें क्या करना होगा, हमें आगे की तरफ मूव करना होगा। मूव करने के बाद तब कैमरे तक पहुंचेंगे या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचेंगे और उसको आसानी से होल्ड कर लेंगे। यानी क्या कहा हमने, ये अगर एक प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके चारों तरफ का एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन, हम इसी स्पेस की बात कर रहे हैं, इसी रीजन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि इसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसमें कि ये फोर्स लगाया होगा। अगर कोई दूसरा आता है तो क्या करेगा, उसको कुछ ना कुछ अफेक्ट करेगा, ये या तो अट्रैक्ट करेगा, या तो रिपल करेगा, या चोट लगाएगा, या जो भी होगा, है ना। तो क्या कहेंगे, द फील्ड और स्पेस और रीजन around a charge in which electrostatic force is experienced is called as क्या, इलेक्ट्रिक ठीक है, बात क्लियर है ना। यानी कि उसके चारों तरफ का एक ऐसा रीजन या एक ऐसा स्पेस जिसके भीतर उसके फोर्स को, उसके इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, ये चार्ज हो गया, ये फोर्स लगाया होगा चारों तरफ, जितना फोर्स लगाया होगा, जितने रीजन में, जितने एरिया में, जितने दूर तक ये फोर्स लगाया होगा, उसी रेंज को, उसी एरिया को, उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक आता है वो आता है
इसके बाद हम लोगों का आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या आता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आता है। चलिए देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी समझ ही लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आखिर होता क्या है, आखिर कैसे इसको हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, तो इसकी डिफिनेशन एकदम सिंपल सी होती है। कहते हैं कि ये इमेजिनरी कर्व लाइंस होते हैं। क्या कहा हमने कि दे आर द इमेजिनरी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी कर्व लाइंस on which at any point the tangent drawn gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बात क्लियर है? डिफिनीशन से कुछ क्लियर नहीं होता, फिगर से क्लियर होता है। क्या कहा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसी इमेजिनरी कर्व लाइंस होती हैं जिनके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को आखिर कैसे शो करती हैं, क्या वजह है, किस तरह से शो करती हैं। तो ये हम एक बना देंगे पॉजिटिव चार्ज और ये हम एक बना देंगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए फिगर बनता है कि ये यहां से चला यहां पर गया, यहां से चला यहां पर गया, फिर यहां से निकला फिर यहां पे गया, फिर यहां से निकला फिर यहां पे ये गया। और भी बहुत सारी लाइंस निकलेंगी, घबराने वाली बात नहीं है ना। ये निकल रही हैं बहुत सारी लाइंस। ठीक है, ये हमेशा प्लस से निकल करके माइनस पर क्या होती हैं, एंड हो जाती है। माइनस पर क्या हो जाती है हमेशा बेटा, ये माइनस पर जो है एंटर हो जाती है। ठीक है, तो क्या कहा हम लोगों ने, जो डिफिनीशन लिखा है कि यही जो लाइंस ये ऐसे ड्रॉ की गई हैं, ये जो लाइंस हैं यही लाइंस क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। ये एक्चुअल में दिखती नहीं है, इमेजिनरी होती है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा है इमेजिनरी, मतलब वर्चुअल, जिसको हम केवल सेंस कर सकते, जिसको हम केवल सोच सकते हैं बट देख नहीं सकते। तो इस वजह से हम इसका नाम कह रहे हैं इमेजिनरी कर्व लाइंस। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है कि इनके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इनके किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट हो, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, चाहे एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई भी पॉइंट क्यों ना हो जाए, हमसे उससे मतलब नहीं है, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें टेंजेंट केवल ड्रॉ करना है तो कई भी साइड पॉइंट ले सकते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पे है, कहीं भी हम पॉइंट ले सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। एक पॉइंट हम यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर टेंजेंट, अगर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, टेंजेंट ये हो गया। टेंजेंट का मतलब क्या, जो टच करते हुए जाए, स्पर्श करते जो हुए जाए, तो देखो एकदम टच करते हुए जा रहा है। इस पॉइंट पर भी बात करें तो ये टेंजेंट हो गया, है ना। इस पॉइंट पर अगर बात करें तो ये टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पर अगर बात करें तो ये टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पर अगर बात करें तो ये टेंजेंट हो गया ना। तो किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, इधर की तरफ होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इधर की तरफ होगा। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है बेटा, वो किसको शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। बात क्लियर है। चलिए
अब फिर बात करते हैं कि आखिर इनको ड्रॉ करने से हमें फायदा क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी की बात करें अगर, फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये क्या होता है, प्लस से स्टार्ट होती है और निगेटिव पर क्या हो जाती है बेटा, एंड हो जाती है। देख रहे हैं कि प्लस से चला है माइनस पर जाकर के खत्म हो गया है, प्लस से चला है और माइनस पर जाकर के खत्म हो गया है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं प्लस से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर जाकर के एंड हो जाती हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेम यही डिफिनेशन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, यानी कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the direction of electric field at that point। थर्ड में क्या आता है कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी 2 or more than 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी एक दूसरे को कट करेंगे ही नहीं। अगर कट करती हैं तो कंफर्म है कि एक इधर से आ रहा होगा, दूसरा कहीं इधर से आ रहा होगा, या फिर नीचे से जा रहा होगा, या इधर से कहीं से आ रहा होगा तभी कट करेगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होगा तभी कट करेगा, अदरवाइज देख रहे हैं कहीं ये कट नहीं किया हुआ है। तो इस पॉइंट की बात करें, कटिंग पॉइंट की, इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट पर इसका एक टेंजेंट, इस लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर होगा, इस लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर होगा। क्या देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है और इधर भी है। हम लोग अभी यहां हैं तो कंफर्म है कि कहीं दूसरे जगह नहीं होंगे, अभी कहीं दूसरे जगह है तो कंफर्म है कि यहां पर नहीं होंगे। मान लेते हैं आप लोग अभी घर पे हैं तो स्कूल में नहीं होंगे, स्कूल में हैं तो घर पे नहीं होंगे, अगर पढ़ रहे हैं तो खेल नहीं रहे होंगे और खेल रहे हैं तो पढ़ नहीं रहे होंगे, जाहिर सी बात है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डबल हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। अर्थात इससे हमको यही प्रूफ हो रहा है कि 2 or more than 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर if they intersect at any point, if they intersect at any point on the intersection point gives the double direction of electric field which is impossible, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डबल डायरेक्शन हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर है। तीसरा क्या होता है कि ये क्या है, इनका लेंथ है। क्या हो रहा है, जैसे जैसे लेंथ इसकी बढ़ती जा रही है तो ये लेंथ के एलांग क्या पहले ऐसे निकला है, फिर लेंथ के एलांग धीरे 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 ये सिकुड़ गया है, धीरे 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 क्या हुआ, ये कंप्रेस हो गया, यानी कि लेंथ के एलांग ये कंप्रेस होने की टेंडेंसी रखती है, कंप्रेस होने की प्रॉपर्टी रखती है। यही वजह होता है कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं ना वो अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। दूसरी चीज क्या है कि ये अपने लेंथ के एलांग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देखो बेटा ये क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फैलने की भी, एक्सप्लोर होने की भी प्रॉपर्टी रखते हैं। देखो यहां पर नजदीक नजदीक थी और जैसे जैसे दूर गई है ना ये बढ़ गई है ऊपर की तरफ, बढ़ी है ना, यानी कि लेंथ के एलांग कंप्रेस होने की प्रॉपर्टी और लेंथ के एलांग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक्सप्लोर होने की प्रॉपर्टी रखती हैं। यही वजह होता है कि दो पॉजिटिव या फिर दो निगेटिव जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, हो सकता है आप लोगों को जरूरत पड़ जाए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोगों का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हम लोगों ने इशारा किया कि अगर कोई चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर जाता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानेंगे, जिसको कि कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से हम आराम से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात अगर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या होगा, अगर ये एक कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसका ये रेंज हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, रेंज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस, इतने में ही ये फोर्स लगाया होगा।
अगर किसी टेस्ट चार्ज को यहां रखते हैं, टेस्ट चार्ज का मतलब जो टेस्ट करने के लिए आ रहा है कि ये फोर्स हमारे ऊपर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, और लगा रहा है तो कितना लगा रहा है, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या काम ने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम होगा। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन जो होगा हम लोगों का mlt-3a-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mlt-3a-1 हो जाएगा इसका डायमेंशन। किसका डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। बात क्लियर है। अब हम लोगों का टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना क्रिएट करेगा किसी अनदर पॉइंट पर, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कूलाम्स लॉ की हेल्प लेंगे, और कूलाम्स लॉ की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। चलिए बात करते हैं। ये यहां पर एक टेस्ट हम लोगों ने कोई पॉइंट चार्ज ले लिया जिसकी वैल्यू हम कह रहे हैं प्लस क्यू है, ठीक है। इससे आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है जिस पर हमें इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इस प्लस क्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस क्यू है तो कंफर्म है कि प्लस से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था, कैसे देखा था, ये जो बनाया था हम लोगों ने प्लस और ये माइनस, ये ऐसे निकला था, तो प्लस से दूर ही ना जा रहा है, तो प्लस से दूर की तरफ हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा दिया। बात क्लियर है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो ये हम लोग क्या किए, अब क्या करेंगे, कंसीडर कर लें कि यहां पर एक कोई टेस्ट चार्ज था Q0, एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट P पर कंसीडर करेंगे और इसके बाद इन दोनों के बीच का हम फोर्स निकालेंगे। तो कूलॉम्स लॉ से बाय यूजिंग कौन सा लॉ, बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ, है ना। कूलॉम्स लॉ को यूज करेंगे और आसानी से हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं कूलॉम्स लॉ, है ना। क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q1 के जगह पे क्या है बेटा, Q है, और Q2 के जगह पे क्या है, Q0 है, और डिस्टेंस कितना है, r² होता ही है। एंड ऑल्सो वी नो दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू होता है F/Q0। F की वैल्यू यहां से हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो E इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0/r², और टोटल के अपान में Q0। ये Q0 से Q0 हमारा कैंसिल हुआ, तो E इक्वल टू मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r², है ना। तो क्या लिखेंगे, दिस इज the electric field intensity due to point charge। यही जो एक्सप्रेशन हमें मिला यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस एट r इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ये जो है एग्जाम के एंगल से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल भी आता है और इसी फार्मूले का डेरिवेशन भी आ जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे
कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा हम लोगों का इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होगा हम लोगों का, कल का जो टॉपिक होगा हम लोगों का इलेक्ट्रिक डायपोल। ये टॉपिक हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आप बुक से पढ़ के आइएगा, हो सकता है कि ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर कुछ समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।